Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Mohammad Said Rehan and you're watching Study with Usaid. लास्ट टाइम हमने लिपिड्स का टॉपिक कवर किया और इसके साथ क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड्स एंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स which means conjugated molecules. So first of all, we have to study nucleic acids. Before studying nucleic acid, you should know about the discovery of nucleic acids. Friedrich Nietzsche was a scientist who discovered them. Where फ्रेडरिक निश्चर ने न्यूक्लिक एसिड्स को डिस्कवर किया। कहां डिस्कवर किया? उसने पस सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड्स को डिस्कवर किया। पस सेल्स जहां पर जख्म हो जाए वहां पे जब हील कर जाता है बाउंड तो व्हाइट कलर की एक लेयर बनती है, वो पस सेल्स की लेयर होती है। इसके अलावा स्पर्म सेल्स के अंदर भी, फिश के स्पर्म सेल्स के अंदर उसने न्यूक्लिक एसिड्स को डिस्कवर किया। सबसे पहले जो इनको नाम दिया गया वो दिया गया न्यूक्लियन, NuClein, न्यूक्लियन। न्यूक्लियन का मतलब क्या है? न्यूक्लियन का मतलब है इनसाइड न्यूक्लियस। ये क्यों नाम दिया गया? ड्यू टू देयर पोजीशन, कि वो न्यूक्लियस के अंदर थे इसलिए दे वर नेम्ड न्यूक्लियन। दूसरी बात कि जो न्यूक्लिक एसिड्स नाम दिया गया ना, न्यूक्लिक तो न्यूक्लियस की बुनियाद पर दिया गया, एसिड्स इसलिए दिया गया ड्यू टू देयर एसिडिक नेचर, इसलिए इनको कहा गया न्यूक्लिक एसिड्स ड्यू टू देयर पोजीशन एंड देयर नेचर। उसके बाद अगर हम बात करें तो फ्रेडरिक निश्चर ने इनको डिस्कवर किया और ये चीज, ये जो पोर्शन मैंने लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? एम कैट में 2022 में भी 2023 में भी मैंने इतना नहीं देखा कि कोई वो एमसीक्यूज देता हो न्यूक्लिक एसिड्स वाले पोर्शन में से, वो नहीं देता बेसिकली, मगर ये हमारे कोर्स का पार्ट है तो मैं इसको एक दफा गो थ्रू करना लाजमी है, क्योंकि इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेडली इसमें से एमसीक्यूज आ सकता है। इसलिए ज्यादातर यही चीजें पूछी जाएंगी अगर इसमें से एमसीक्यूज आएंगे। तो पहली चीज है जी, लेविन साइंटिस्ट था जिसने न्यूक्लिक एसिड्स की बेसिक कंपोजिशन फाइंड की। उसके बाद एरविन चरगाव साइंटिस्ट था जिसने रेशियो ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस इन डीएनए मॉलिक्यूल फाइंड की। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे भी डिस्कस करेंगे, एरविन चरगाव के बारे में। इसके बाद मार्को विल्किंस था जिसने डीएनए क्रिस्टल्स बनाए, और रोजालिंड फ्रैंकलिन था जिसने एक्सरे डाइफ्रैक्शन टेक्निक की। और इसने क्या मालूम किया इससे कि डीएनए का जो डायमीटर है वो अप्रोक्सीमेटली 20 एंगस्ट्रॉम है, 20 एंगस्ट्रॉम। दूसरी चीज इसने ये भी इससे फाइंड की कि एक बेस पेयर्स, यानी कि एक टन के बाद जो बेस पेयर्स रिपीट होते हैं, या आप ऐसे कर लें एक टन और दूसरे टन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो तकरीबन इसने कहा जी 34 एंगस्ट्रॉम है। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखेंगे ना, या जरा देख लीजिएगा 34 एंगस्ट्रॉम में या 3.4 एंगस्ट्रॉम में इतनी वैल्यू है। अच्छा, इसके बाद रोजालिंड फ्रैंकलिन की एक्सरे डाइफ्रैक्शन टेक्निक, वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में स्केल मॉडल ऑफ डीएनए दिया और उन्होंने बताया कि डीएनए ऐसा है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अच्छा जी, केमिकल कंपोजिशन अगर इनकी देखी जाए न्यूक्लिक एसिड्स की, तो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड्स होते क्या हैं? ये आरएनए भी हो सकते हैं, डीएनए भी हो सकते हैं। इनकी केमिकल कंपोजिशन ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, मगर बीच में चीजों का डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल बी कंप्राइज्ड ऑफ 3 थिंग्स: अ पेंटोज शुगर, अ नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस एंड अ फॉस्फेट ग्रुप। पेंटोज शुगर राइबोज होती है और डीऑक्सीराइबोज होती है। पेंटोज का मतलब है 5 कोनों वाली, 5 कॉर्नर्ड रिंग या 5 कॉर्नर्ड शुगर। नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस कौन सी होंगी? इनमें 2 तरह की होती हैं, प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स। और फॉस्फेट ग्रुप होता है PO4 3 नेगेटिव विच गिव्स एसिडिक प्रॉपर्टीज, जो कि एक डीएनए आरएनए को एसिडिक प्रॉपर्टीज देगा। नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस की अगर हम एक्सप्लेनेशन करें थोड़ी सी, तो जो डबल रिंग्ड प्यूरीन्स होती हैं वो लार्ज होती हैं। अगली बात इनमें कौन कौन सी आती है? एडेनिन और गुआनिन। एक तो होगी 6 चेन की रिंग, जैसा कि इधर बनाया गया है, एक 6 चेन की रिंग होगी, उसके साथ एक 5 कॉर्नर्ड रिंग अटैच होगी, वो होगी प्यूरीन्स, बड़ी होती हैं आमतौर पे। इनमें एडेनिन और गुआनिन आएंगी। अच्छा, जो एडेनिन है ना
उसने थाइमिन के साथ जुड़ना है डीएनए के अंदर या आरएनए के अंदर। जब डबल हेलिक्स बनना है, इन दोनों ने आपस में जुड़ना है, एडेनिन और थाइमिन ने डबल बॉन्ड के जरिए। गुआनिन और साइटोसिन ने आपस में जुड़ना है डीएनए के अंदर ट्रिपल बॉन्ड के जरिए, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए। अगर आरएनए होगा तो एडेनिन जुड़ेगा यूरासिल के साथ। इसी तरह ही सिंगल रिंग्ड पैरामिडीन्स है, ये स्मॉलर होती हैं एज कंपेयर टू प्यूरिन्स। एक रिंग होता है इनके अंदर। इनमें साइटोसिन है जो कि डीएनए आरएनए दोनों में होती है। थाइमिन है, थाइमिन सिर्फ और सिर्फ डीएनए के अंदर होती है। और आरएनए के अंदर थाइमिन की जगह पाई जाती है यूरासिल। थाइमिन की जगह यूरासिल होती है आरएनए के अंदर, जो कि एडेनिन के साथ डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगी। इसके बाद अगर देखें, ये एक मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया है, इसमें ये जो है हमारे पास ये नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है, और ये जो रिंग आपको दिखाई दे रही है 5 कोनों वाली, जिसका ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 1 है जो कि अटैच है किसके साथ, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस के साथ। कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होगी नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, जो कि पायरिमिडीन है इधर, क्योंकि एक सिंगल रिंग है। दूसरी तरफ जो 5' कार्बन है, यानी कि 5वां कार्बन है रिंग का, वो फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होगा। एक तो आपने ये बात याद रखनी है। अगली बात, ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये 5' से लेके 3' तक चलते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो 5' रिंग है, एक तो ये भी फ्री है, यानी कि फॉस्फेट के साथ जुड़ के इधर को बना सकता है, यानी कि जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो इधर को कंटिन्यू कर सकता है। दूसरा ये 3' रिंग, तीसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन है हमारे पास, ये OH ग्रुप है, ये इधर नीचे फॉस्फेट ग्रुप के साथ मिलके इसको और एक्सटेंड कर सकता है, और एक्सटेंड कर सकता है। इसी तरह ही आप देखेंगे जो ये वाला 3 कार्बन था, इसने भी नीचे फॉस्फेट ग्रुप के साथ मिल गया। जब ये फॉस्फेट ग्रुप के साथ बच्चों मिलता है ना, इधर से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। आप कह सकते हैं ये कंडेंसेशन होगी या डिहाइड्रेशन होगी। इसी तरह है इधर भी, ये होता है CH2OH। तो CH2OH में से OH जो होता है वो फॉस्फेट का H लेके वाटर की सूरत में बाहर निकल जाता है, इधर भी डिहाइड्रेशन होगी। यानी कि जब डिहाइड्रेशन होगी हमारे पास एक लिंकेज बन जाता है, जिसको हम फास्फोडाइएस्टर लिंकेज या फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। और जो इसका ये आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा वो ऐसा होगा, COPOC। ये देखिए, कार्बन ऑक्सीजन फास्फेट ऑक्सीजन कार्बन, ऐसे। इसको हम कहते हैं कोपोक। कोपोक वर्टिकल स्ट्रक्चर है, वर्टिकल स्ट्रक्चर है, ये स्टेबिलिटी देगा डीएनए या आरएनए को, ये स्टेबिलिटी देगा, वर्टिकल स्ट्रक्चर है। और ये जो बॉन्ड है वर्टिकल, इसको हम कहते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये आपने याद रखनी है। कोपोक को हम, ये जो कोपोक बनाया इसको हम कहते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अगली बात है जी कि टाइप्स ऑफ आरएनए बनाई गई हैं। इधर थोड़ी सी और मैं बता दूं कि एडेनिन जो है वो डबल बॉन्ड बनाएगा थाइमिन के साथ इन डीएनए, एंड गुआनिन विल मेक अ ट्रिपल बॉन्ड विद साइटोसिन इन डीएनए एज वेल एज आरएनए। ये दोनों में ही है, मगर अगर आरएनए आएगा तो इधर थाइमिन की जगह यूरासिल आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अगली बात है टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए की जो टाइप्स हैं वो बेसिकली आरएनए 3 तरह का होता है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए कैरीज मैसेज फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम इन द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस से राइबोसोम की तरफ मैसेज लेके आता है, वो वाले राइबोसोम जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्यों मैसेज लेके आता है? टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स। अगली बात, इसकी जो लेंथ होती है वो वेरिएबल होती है, लेंथ वेरिएबल होगी और 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी। एक तो उस जीन का साइज जिसके लिए ये जा रहा है, डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ जीन, और दूसरी बात ये डिपेंड करेगी साइज ऑफ प्रोटीन के ऊपर फॉर विच इट इज कैरिंग द मैसेज। उस प्रोटीन के साइज के ऊपर डिपेंड करेगी जिसके लिए ये मैसेज कैरी करके जा रहा है। अगली बात, वो कहता है अगर हमारे पास 100 अमीनो एसिड्स हो, 100 अमीनो एसिड्स हो, तो इसके लिए 300 न्यूक्लियोटाइड्स का मैसेंजर आरएनए होगा। क्यों? क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 20 में पढ़ा है कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स एक कोडोन बनाते हैं जो कि एक अमीनो एसिड सिंथेसाइज करते हैं। इसलिए हमारे पास अगर 100 अमीनो एसिड है
तो 100 मल्टीप्लाई बाय 3 300 न्यूक्लियोटाइड्स वाला मैसेंजर आरएनए रिक्वायर्ड होगा। इसी तरह ही अगर अमीनो एसिड की लेंथ 1000 हो तो हमें कितने न्यूक्लियोटाइड वाला मैसेंजर आरएनए चाहिए? हमें 3000 न्यूक्लियोटाइड्स वाला मैसेंजर आरएनए चाहिए। अगली चीज, इसकी परसेंटेज सबसे कम होती है आरएनए के अंदर, यानी कि मैसेंजर आरएनए ओनली कंप्राइज ऑफ 3 to 4%। नेक्स्ट पे है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? ये राइबोसोम के अंदर होता है और 20th चैप्टर में जब आपने पढ़ा है कि जब ट्रांसलेशन होती है उधर आप देखेंगे ट्रांसफर आरएनए जो है इट पिक्स एंड ट्रांसफर्स अमीनो एसिड्स, पिक्स एंड ट्रांसफर्स अमीनो एसिड्स, ये इसका काम है। इट इज स्मॉलेस्ट इन साइज और इसकी जो लेंथ होती है वो कांस्टेंट होती है और कांस्टेंट लेंथ तकरीबन 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसके अंदर। इसकी लेंथ इतने न्यूक्लियोटाइड्स पे यानी कि कंप्राइज करती है, इससे ज्यादा नहीं करेगी, इससे कम नहीं करेगी, 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स। अगली बात, इट कंटेन्स एंटीकोडॉन, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वो तीनों को से पूछता है विच वन कंटेन्स एंटीकोडॉन, तो आपने कहना टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए कंटेन्स एंटीकोडॉन। अगला जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये एफएससी के अंदर भी आता है, एमकैट के अंदर भी आता है। एट लीस्ट जो मैसेंजर आरएनए एक सेल के अंदर हो सकते हैं ना वो 20 काइंड्स होती है, पर एट लीस्ट है, और ज्यादा से ज्यादा अप टू 45 डिफरेंट काइंड्स पाई जाती हैं ट्रांसफर आरएनए की इन ह्यूमन सेल्स, यानी कि एट लीस्ट ट्रांसफर आरएनए 20 काइंड्स के होंगे, मगर अप टू या मैक्सिमम 45 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीआरएनए आर फाउंड इन ह्यूमन सेल्स। मैक्सिमम इतनी, एट लीस्ट इतनी पाई जाती है। नेक्स्ट चीज के इसकी परसेंटेज क्या है? इट कंप्राइजेज ऑफ 10 to 20% ऑफ आरएनए। टीआरएनए यानी कि 10 to 20% होते हैं। आरएनए को देखेंगे हम, राइबोसोमल आरएनए फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम भी करता है, इसको कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम भी कहते हैं, और ये राइबोसोम की फॉर्मेशन के लिए जरूरी है, एसेंशियल है। एक्ट एज अ मशीनरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम के अंदर प्रोटीन के सिंथेसिस में मदद करता है ये। तीसरी चीज, इसकी जो लेंथ होती है वो भी कांस्टेंट होती है और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है इसका, और 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स की लेंथ होती है इसकी। आखिरी बात, ये मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ आरएनए है विच कंप्राइजेस 80%। ये होगी जी टाइप्स ऑफ आरएनए। इनके अंदर से ये आपको जो सवाल पूछ सकता है जी परसेंटेज कितनी है, लेंथ कितनी है, काम क्या है उसका। अगली चीज हम देखेंगे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल से पहले हम आते हैं फीचर्स के ऊपर और डीएनए और आरएनए के ऊपर। पहले फ्यूचर है कि न्यूक्लियोटाइड कौन कौन सा है, उसके बाद शुगर की बात करेंगे, नाइट्रोजनस बेसिस की, और फिजिकल स्ट्रक्चर। ये डिफरेंस है बेसिकली डीएनए और आरएनए के अंदर। अगर न्यूक्लियोटाइड की बात की जाए, डीएनए पॉलीडिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड होता है। अगली बात, आरएनए जो है वो पॉलीराइबो न्यूक्लियोटाइड होता है, यानी कि पेंटोज शुगर का डिफरेंस है। इसमें कौन सी है? डीऑक्सीराइबोस। आरएनए में कौन सी है? राइबोस। अच्छा, दोनों के जो फार्मूले के अंदर एक डिफरेंस है, O4 है इधर और उधर एक ऑक्सीजन ज्यादा है। ये होता क्या बेसिकली? होता ये है बच्चों, जब आप इसके डीएनए को देखोगे, इधर मैं ड्रॉ कर लेता हूं, तो ये डीऑक्सीराइबोस भी मैं ड्रॉ करूंगा और राइबोस भी ड्रॉ करूंगा, ऐसे ही आपको समझ लग जाएगी। ये है मेरे पास कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2, ये है कार्बन नंबर 3, ये है कार्बन नंबर 1 और ये है कार्बन नंबर 5। जब आप राइबोस को देखेंगे उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा कि ऊपर H और नीचे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, नीचे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। मगर डीऑक्सीराइबोस में क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस में OH ग्रुप नहीं होता कार्बन नंबर 2 पे। कार्बन नंबर 2 पे दोनों ही ग्रुप हाइड्रोजन वाले होते हैं डीऑक्सीराइबोस के अंदर। इसलिए एक ऑक्सीजन कम हो गया तो डीऑक्सीराइबोस में एक ऑक्सीजन कम होता है, और ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है। अगर पूछा जाए डीऑक्सीराइबोस और राइबोस में से मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है, तो डीऑक्सीराइबोस मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है। ये इन दोनों में डिफरेंस है। अगली बात, नाइट्रोजनस बेसिस कौन सी होती है? डीएनए के अंदर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन होती है। आरएनए के अंदर एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन और यूरासिल होती है, थाइमिन इसमें नहीं होती। ना ही डीएनए में यूरासिल होती है, ना आरएनए में थाइमिन होती है। फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा दिखता होगा? फिजिकल स्ट्रक्चर डीएनए क्या है? ये एक डुअल पॉलीमर है, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर है और ये डबल हेलिक्स होता है। इसके मुकाबले में जो आरएनए है वो एक सिंगल पॉलीमर है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है,
और इट में फॉर्म डबल हेलिक्स और नॉट, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता, वैसे ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। उसके बाद हमारा जो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है वो है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स मैंने बहुत दफा बोला इस चैप्टर के अंदर, तो अब हम देखेंगे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स थे क्या। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हमारी बुक्स के अंदर मेंशन है, वो 4 उन्होंने मेंशन किए हुए हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट वन आर लिपोप्रोटीन, देन न्यूक्लियोप्रोटीन, द थर्ड वंस आर ग्लाइकोप्रोटीन एंड द लास्ट वंस आर ग्लाइकोलिपिड्स। सबसे पहली बात लिपोप्रोटीन बनते कैसे हैं। बेसिकली बच्चों दो डिफरेंट क्लासेस के मॉलिक्यूल्स को या कंपाउंड्स को जब हम आपस में मिलाते हैं, दो डिफरेंट क्लासेस को, हेटेरोजेनस क्लासेस को जब आपस में मिलाते हैं तो एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनता है जिसका फंक्शन ही टोटली डिफरेंट होता है। अच्छा, लिपोप्रोटीन बनते हैं लिपिड्स और प्रोटीन्स के कॉम्बिनेशन से। और ये करते क्या क्या है, कहां कहां हमें लिपोप्रोटीन मिलेंगे। लिपोप्रोटीन्स फ्रेमवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स के अंदर, जब आप सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे ना उसके अंदर लिपोप्रोटीन्स होते हैं विच मेक द फ्रेमवर्क ऑफ सेल मेम्ब्रेन। नंबर 2 सरफेक्टेंट, आरडीएस आपने डिजीज पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, और फर्स्ट ईयर में पढ़ा है चैप्टर नंबर 13 रेस्पिरेशन के अंदर। आरडीएस रेस्पिरेटरी डायस्ट्रेस सिंड्रोम, उसके अंदर वो कहता है कि एल्वियोलर की जो एपिथेलियम है वो लिपोप्रोटीन की एक लेयर सिक्रीट करती है जिसको हम सरफेक्टेंट कहते हैं, विच रिड्यूसेस सरफेस टेंशन इन एल्वियोलाई। तो वो जो सरफेक्टेंट उधर पढ़ा ना हमने, जो एल्वियोलर एपिथेलियम रिलीज करती है, वो भी एक्चुअली लिपोप्रोटीन्स होते हैं। एंड द लास्ट वन आर काइलोमाइक्रोन्स। काइलोमाइक्रोन्स हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 के अंदर, फेडरल की बुक में लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 10 या 11 के अंदर तो लिखा हुआ है डाइजेशन वाले चैप्टर के अंदर। काइलोमाइक्रोन्स क्या होते हैं। काइलोमाइक्रोन्स बच्चों बेसिकली होते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना वो लिपोप्रोटीन्स के साथ मिल जाता है, या कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन्स के साथ मिल जाता है तो वो काइलोमाइक्रोन्स बना देते हैं। इसके अंदर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स पढ़ेंगे हम और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स पढ़ेंगे। अच्छा, न्यूक्लियोप्रोटीन क्या होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन को जब हम आपस में कंबाइन कर दें तो वो न्यूक्लियोप्रोटीन्स बन जाएंगे। इनमें इंपॉर्टेंट है हमारे पास बैक्टीरियोफेज जो कि न्यूक्लियोक एसिड होता है। कैप्सिड जो होता है वो प्रोटीन्स का बना होता है और जो उसका जीनोम होता है वो न्यूक्लिक एसिड का होता है, इसलिए हम इसको न्यूक्लियोक एसिड कहते हैं। अच्छा, बैक्टीरियोफेज इसके एग्जांपल है। इसी तरह क्रोमोसोम, क्रोमोसोम भी प्रोटीन का और डीएनए का बना होता है, इसलिए इसको हम न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। एंड पे राइबोसोम्स, राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कंसीडर्ड एज एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। एंड द थर्ड वंस आर ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन कैसे बनते हैं। ग्लाइको का मतलब है या ग्लाइकन का मतलब है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को जब आपस में कंबाइन किया जाए तो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स बनते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन हमारी बुक्स में कई जगहों पे मेंशन है। फॉर एग्जांपल म्यूकस, म्यूकस जब आप पढ़ेंगे चाहे वो नेजल एपिथेलियम के अंदर हो या चाहे वो स्टमक के अंदर हो, म्यूकस जो होता है वो भी एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है। नंबर 2 पे जूना पेलुसिडा, फीमेल का जो एग होता है उसकी मेम्ब्रेन जूना पेलुसिडा वो भी ग्लाइकोप्रोटीन की होती है। थर्ड वन आर इनवेल्व स्पाइक्स। वायरस वाले चैप्टर में हमने पढ़ा कि GP120 एंड GP41 बोथ आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। एंड द फोर्थ वंस आर सेलुलर सेक्रीशंस। हमारी बुक की लाइन है मोस्ट ऑफ द सेलुलर सेक्रीशंस आर ग्लाइकोप्रोटीन्स, मसलन के एंटीबॉडीज जो है वो भी ग्लाइकोप्रोटीन है। लास्ट वन में कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्रेमवर्क ऑफ या नेटवर्क ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाएगा, उधर हम पढ़ेंगे कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यानी कि जो फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है उसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। अच्छा, और ग्लाइकोप्रोटीन कहां होंगे। ग्लाइकोप्रोटीन इसके अलावा स्टमक के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होता है B12, वो भी ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स की अगर बात की जाए तो ये कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स, जब ये दोनों कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स कंबाइन करेंगे देन इट विल फॉर्म ग्लाइकोलिपिड्स। Glycolipids are also found in the extracellular matrix of cell membrane and the second one is it is stored in brain। और अगर इसको यूटिलाइज करने वाला जो एक एंजाइम है, लाइसोसोमल एंजाइम है, वो अगर ना हो तो हमें एक डिजीज होता है जिसको हम कहते हैं टे-सेक्स डिजीज। तो ब्रेन के अंदर स्टोर होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। अच्छा बच्चों, ये था आज का हमारा टॉपिक न्यूक्लिक एसिड्स एंड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, और इसी तरह हमारा चैप्टर नंबर 2 which is called biological molecules is ended. So next time we will come with the next topic of MDCAT। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।